देश की पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ और विदेशी प्रतिनिधि जो आते हैं उनके साथ चुनाव आयोग एक समारोह करता है और मैं भी उस समारोह में जाता हूं, मैंने भाग लिया है। और भारत के चुनाव आयोग, चुनाव प्रणाली, चुनाव संचालन को लेकर के वहां पर जो विदेशी प्रतिनिधि आते हैं वो बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि जो हमारे राजनीतिक दलों के लोग वहां आते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो बाहर आलोचना करते हैं। साहब, ये कैसा विरोधाभास है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। ये गजब का विरोधाभास है कि यहाँ हमारे सारे विपक्षी शादी विरोध कर रहे हैं, वहां प्रशंसा करते हैं। पाकिस्तान के लोग मांग करते हैं कि भारत जैसा ये आपने भी ठीक इंटरवेंशन किया। ऑनरेबल सभापति जी, मैं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो भाषण दिया था वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का बेस है, वही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने एक वक्तव्य दिया हमारे संविधान सभा में। ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कंट्राडिक्शन in politics. We will have a equality, and in social and economic life we will have a inequality. In politics we will be or recognizing the principle, यही हमारे इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है। SIR का भी यही आधार है। In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. यही प्रिंसिपल है SIR का भी, यही प्रिंसिपल है चुनाव का भी। एक आदमी का एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए एसआईआर में जो अपात्र वोट है, जो बाबा साहब के अनुसार अपात्र वोट है, वो नहीं रहने चाहिए मतदाता सूची में, और पात्र लोग हैं वो छूटने नहीं चाहिए। यही बाबा साहब कह के गए हैं। अब क्या है कि राहुल गांधी जी किताब तो लेके आते हैं, लेकिन किताब में लिखा क्या ये पढ़ते नहीं है, ये समस्या है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्या लिखा है? हाँ, ये बाबा साहब, मैं बताता हूँ आपकी बात भी, मैं मनीष जी आपकी बात भी बताऊंगा। बाबा साहब ने भारत में चुनाव भागीदारी हेतु वन मैन वन वोट वन वैल्यू के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, सभी के वोटों का मूल्य बराबर रखा गया। इसी प्रक्रिया के तहत कोई भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में नामांकन से और वोट देने के अधिकार से छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर SIR की प्रक्रिया संचालित करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। कांग्रेस के जमाने में कितनी बार SIR हुई साहब? वो करें तो ठीक, हम करें तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि देश के संविधान निर्माताओं के सामूहिक दूरदर्शिता का परिणाम था कि देश की आजादी के तुरंत बाद ही सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार लागू करके महिलाओं को भी वोटिंग राइट सुनिश्चित किया गया। ये बहुत बड़ी बात मैं यहां आपको आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहा हूं। अमेरिका जैसे देश को, अमेरिका सर 1776 में मिली आजादी के बाद 144 वर्ष लगे सर महिलाओं को वोटिंग राइट के लिए अमेरिका में। और सर इंग्लैंड में, जहां से हमने संसदीय प्रणाली ली, इंग्लैंड में 1918 में 30 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट मिला, और फिर 1928 में सभी महिलाओं को मताधिकार मिला। मतलब 2 बार, इंग्लैंड में भी 2 बार मताधिकार मिला, महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। और यहां बाबा साहब के कारण, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब के कारण उन्होंने कहा कि सबको मताधिकार दे दीजिए। अगर आप मताधिकार देते हैं, अदरवाइज यहां भी तो डिबेट जो है और तरह में जा रही थी संविधान सभा में। बाबा साहब खड़े हुए और उन्होंने कहा हमारे बाद भी बहुत से देश आजाद होंगे, भारत को नेतृत्व करना चाहिए मताधिकार के मामले में। अगर हम सबको मताधिकार दे देंगे और वैल्यू एक रखेंगे, एक आदमी एक वोट दे, एक ही वैल्यू हो, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में जाएगा। इस कारण से सबको मताधिकार मिला। और बाबा साहब ने यह कहा संविधान सभा में
किसी ने कहा कि ये महिलाओं को मताधिकार अभी क्यों दे रहे हो, ये तो परिवार के जो मुखिया कहेंगे उसके अनुसार वोट करेंगे। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय महिलाएं समझदार है, जब वो भागीदारी करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं भी भागीदारी कर रही है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। बाबा साहब की बात सही निकली। इससे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में नारी शक्ति बंधन, यहां भी बाबा साहब को ही श्रद्धांजलि दी है नरेंद्र मोदी जी ने, नारी शक्ति बंधन जो अधिनियम बना हमारा, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को रिजर्वेशन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भाई आप तो नहीं कर पाए ना। चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में देश का प्रथम आम चुनाव। बैठिए, फिर आप नहीं रहेंगे यहाँ। सर, चुनाव आयोग के ही मार्गदर्शन में देश में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 52 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बहुत से लोगों ने आर्टिकल लिखे सर, बहुत से लोगों ने लेख लिखा कि भारत में लोकतंत्र सफल होगा कि नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कितना बड़ा काम प्रथम चुनाव आयोग से करना शुरू किया है सर। हम चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिसका हमारे साथी ललन सिंह जी ठीक ही कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा कि ये, हाँ बाबा साहब की बात तो आनी चाहिए ना, ये बाबा साहब ने कहा ये एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे और इसकी चर्चा, इस ललन सिंह जी कह रहे थे भाई ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी चर्चा आपने मांगी, हमने कहा भाई एसआईआर तो उनका इंटरनल वर्क है चुनाव आयोग का, आप इलेक्शन रिफॉर्म में चर्चा कर लो। आप इलेक्शन रिफॉर्म माने नहीं उस समय इलेक्शन रिफॉर्म मान ले तो चर्चा हम उस समय भी कर देते। आप एसआईआर को ही अड़े रहे। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नहीं, इसमें जवाब इसका है साहब हमारे पास। जवाब कैसे नहीं है? इनको मैंने इनको उस समय भी बताया था, उस समय भी बताया था कि माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करिए। नहीं, मैं चेयर को एड्रेस कर रहा हूं। इनको उस समय भी बताया था कि 14 दिसंबर 1988 को बलराम जाखड़ साहब ने कहा आपकी जैसी सीट से ही कि इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें हम इसके कार्यों की चर्चा हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इनको पता है, बीएससी में चर्चा हुई या संविधान के अनुकूल प्रस्ताव लाना पड़ेगा, या संविधान के अनुकूल। आपने ठीक कहा सर। तो ये मैं संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन क्यों इलेक्टोरल रोल को ठीक रखना चाहता है, उनकी ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल की तैयारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के संचालन हेतु निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान सभा ने ही शक्तियां प्रदान की। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, जिसका जिक्र मनीष तिवारी जी कर रहे थे, और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960, RER 1960 द्वारा उसको सशक्त किया गया। मैं उन नियमों में भी आगे आऊंगा। आर्टिकल 3 to 6 ये निर्धारित करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसने क्वालिफाइंग डेट पर, सर ये इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 3 to 6 मनीष जी ये निर्धारित करता है कि भारत का